हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के दिसंबर 2020 के करंट अफेयर का सेकंड पार्ट करेंगे। हमने नवंबर 2020 का करंट अफेयर ऑलरेडी कर लिया है और दिसंबर वाले का हम फर्स्ट पार्ट भी कर चुके हैं। सो इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, दिसंबर की फर्स्ट वाली वीडियो को जो किया है उससे आगे का सेकेंड पार्ट करके। हमारा पैटर्न क्या रहता है, हम एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं, प्लस उसी में हम एक स्टैटिक पोर्शन जो ऐड हो सकता है प्लस जो उसकी डिटेलिंग होती है उसको वहीं पे हम सॉल्व करते हैं, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो बनी रहे और आपको टॉपिक जो है वो पूरी तरह माइंड में घुस जाए, बस जाए, ताकि आपको भूले नहीं एग्जाम टाइम पे। ठीक है। और ये करंट अफेयर जो है वो आपके आने वाले डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स जो कि उत्तराखंड के होंगे, जैसे कि पीसीएस हुआ, एसएससी हुआ, टैट हुआ, उन सब के लिए बेनिफिशियल होगा। माई सेल्फ रवनीत कौर, अगर आप टेलीग्राम पे एसोसिएट होना चाहते हो मेरे साथ तो रवनीत कौर ऑफिशियल पे एसोसिएट हो सकते हो। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है उसमें जो सेंटेंस में एक एक चीज लिखी है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जब भी मैं क्वेश्चन को रीड आउट करती हूँ आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसके अंदर की इंफॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि इंडिया का सबसे पहला पॉलिनेटर पार्क जो है वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। सबसे पहली बात, इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क इनॉग्रेट जहां पे किया गया वो उन्होंने बताया है कि नैनीताल का डिस्ट्रिक्ट है। हमें नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर की जगह बतानी है जहां पे ये पॉलिनेटर पार्क इनॉग्रेट हुआ। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है कि कौन सी स्टेट में सबसे पहला इंडिया का पॉलिनेटर पार्क जो है वो इनॉग्रेट हुआ, तो उसका आंसर उत्तराखंड होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो नैनीताल होगा, और अगर ये पूछा जाए कि कितने एकड़ में या कितने एरिया में ये बनाया जाएगा तो इसका आंसर क्या है, 4 एकड़ में ये जो पॉलिनेटर पार्क है ये बना हुआ है। 4 एकड़। हमें हर एक चीज को याद रखना है, क्वेश्चन कैसे भी घूम के आ सकता है। तो 4 एकड़ में ये इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क जो है वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में बना है उत्तराखंड के। आपको बताना है कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ये कौन सी जगह में बनाया गया है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी जगह पे ये इनॉग्रेट किया गया। इसका सही आंसर क्या है, हल्द्वानी। अगर आप डायग्राम में देख रहे हो तो यहाँ पे लिखा भी है पॉलिनेटर पार्क, फॉरेस्ट रिसर्च रेंज हल्द्वानी, सिल्वीकल्चर साल रीजन। सिल्वीकल्चर क्या होता है, जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, आप सबको पता होगा पॉलिनेटर वो होते हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ट्रीज हो गए, हमारे फ्लावर्स हो गए, वो सब क्या है, प्रोड्यूस होते हैं। अगर पॉलिनेटर्स जो है वो खत्म हो जाए तो हमारा इकोसिस्टम पूरा कोलैप्स कर जाएगा। सबसे बेसिक आप बोल सकते हो की स्पीशीज बोल सकते हैं इनको, पॉलिनेटर की स्पीशीज होते हैं, जैसे कि बीज हो गए, वास्प हो गए, ठीक है, फिर हमारा बैट हो गया, ये सारे जो भी है ये पॉलिनेटर का ही काम करते हैं। जैसे ये नेक्टर लेते हैं फूलों से, फिर दूसरी जगह जाके बैठते हैं, वहां पे वो देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो ये इकोसिस्टम के की स्पीशीज हैं, आपको ध्यान रखना है। और ये पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे हुआ, हल्द्वानी में इनॉग्रेट हो चुका है, 4 एकड़ में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने कितना टारगेट सेट किया है, किस चीज के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। मतलब उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम 2021 तक अपना जो एरिया है वो एक्सपेंड कर देंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में। प्रेजेंटली ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो एरिया है उत्तराखंड में वो कितना परसेंट है, 23% है। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अब ये 2021 तक बढ़ के उन्होंने कितने परसेंट करने का वादा किया है ये आपको बताना है कि 2021 तक उत्तराखंड गवर्नमेंट कितना परसेंट एरिया अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग में लेके आ जाएगी। इसका सही आंसर क्या है, 31%। बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फिगर है, क्योंकि 31% अनएक्सपेक्टेड सा लगता है तो शायद आप मार्क नहीं करें। तो 31% जो है वो 2021 तक का टारगेट उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने सेट किया है। इसी ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अभी तक अगर हम पूरे कंट्री में टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो 40% उसमें से उत्तराखंड में होती है। आप देखो कितना मेजर पोर्शन है। मतलब मेरे पूरे इंडिया में अगर 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है तो उसमें से 40% उत्तराखंड में हो रही है। और मैंने आपको पीछे क्या बताया कि उत्तराखंड में 23% एरिया जो है वो ऑलरेडी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूज हो रहा है। 40% जो है वो कंट्री की टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग उत्तराखंड में की जा रही है। बस आपको ये बताना है कि उत्तराखंड जो है वो कौन से नंबर का स्टेट है कंट्री में जिसने कि अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक एक्ट भी बनाया है। आप देख सकते हो, इसी से आपको ये समझ लगेगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उत्तराखंड कितना ज्यादा डेडिकेटेड है और कितना ज्यादा कंसर्न्ड भी है। ठीक है,
इन्होंने एक स्पेशल एक्ट ही बना दिया उसके लिए कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम इतना बूस्ट करेंगे, तो एक एक्ट बना हुआ है उसके लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है एक्चुअल में कि उत्तराखंड ऐसा एक पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसने क्या बनाया है, एक्ट भी बनाया है फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है वो कहाँ पे होती है, तो उसके लिए अगर आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा तो सिक्किम है, जहाँ पे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग का टारगेट अचीव हो चुका है। ये याद रखना है कि पूरे इंडिया में अगर ऐसा आ जाए कि पूरे इंडिया में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक्ट बना हुआ है, तो उसका आंसर उत्तराखंड होगा। और उत्तराखंड ऐसा पहला स्टेट है जिसने कि ऑर्गेनिक एक्ट बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आदि शंकराचार्य जी ने समाधि ली थी उत्तराखंड में, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। आपको ये बताना है कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने कौन सी श्राइन में ये समाधि ली, कौन से मंदिर में। बहुत फेमस मंदिर है, आप यहाँ पे फोटोग्राफ में देख सकते हो। इसका सही आंसर क्या है, केदारनाथ। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी ने क्या किया था, समाधि ली थी अपनी। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट को रेगुलरली हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो ये समाधि है वो 2013 के फ्लड में डैमेज हो गई थी, तो आप प्लीज इसको दोबारा क्रिएट करो, क्योंकि ये समाधि एक तो हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड, क्योंकि अगर हम बात करें आदि शंकराचार्य जी की तो इनका हिंदुइज्म में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और दूसरी, ये टूरिज्म को भी बहुत ज्यादा प्रमोट करती थी। टूरिस्ट जो थे वो समाधि देखने के लिए भी केदारनाथ में बहुत ज्यादा आते थे। और क्या हुआ है कि इसके जवाब में उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने कोई खास इतना एक्शन नहीं लिया, तो अब हाई कोर्ट ने क्या किया, इनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा दिया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप सब कुछ जानते हो, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, इसके अंडर अगर आप कोर्ट की कोई भी बात नहीं मानते हो और आप बात को अनसुना कर देते हो जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आप पे कंटेम्प्ट का चार्ज जो है वो लगाया जा सकता है। ये दो तरह का होता है, एक सिविल होता है, एक क्रिमिनल होता है, ठीक है। उत्तराखंड पे कौन सा कंटेम्प्ट लगा होगा, सिविल वाला लगा होगा, क्योंकि इन्होंने डिसऑबे कर दिया हाई कोर्ट की बात को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो केदारनाथ में इन्होंने समाधि ली थी, इसीलिए ये न्यूज में थे और ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। आदि शंकराचार्य जी की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली कहां से थे, केरला से। ये पर्सनैलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये न्यूज में आई हुई है। और इन्होंने जब समाधि ली तो ये मात्र 32 साल के थे, 32 इयर्स इनकी एज थी जब इन्होंने केदारनाथ मंदिर में समाधि ली, जो कि 2013 के फ्लड में डैमेज होगी, जिसको हाईकोर्ट ने कहा कि भाई सही कर दो, रेनोवेट कर दो, लेकिन वो उत्तराखंड ने नहीं किया अभी तक, तो कंटेम्प्ट का चार्ज उत्तराखंड पे इस वजह से लग गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आदि शंकराचार्य जी भी है क्योंकि ये न्यूज में थे। तो ये 8th सेंचुरी के इंडियन स्पिरिचुअल लीडर थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सेंचुरी पूछी जा सकती है, कौन से मतलब सेंचुरी में ये थे। तो 8th सेंचुरी में मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली केरला से थे। इन्होंने आपको बताना है कि कौन से वेदांता का जो डॉक्ट्राइन है उसको कंसोलिडेट किया, उसकी रचना करी, और इन्होंने हिंदू रिलीजन को और भी ज्यादा मजबूत बनाया। ये जो डॉक्ट्राइन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज में भी रहता है और ये डॉक्ट्राइन हमारे डेली वर्क लाइफ में भी हमें हेल्प करता है। बहुत ही अच्छी टीचिंग्स है इनकी। इन्होंने अद्वैत फिलॉसफी आप कह सकते हो उसकी रचना करी। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे आता है कि अद्वैत की फिलॉसफी किन्होंने दी, तो आपका आंसर क्या होगा, आदि शंकराचार्य जी। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको बस पढ़ना जो है ना उसको इतने ध्यान से पढ़ना है कि आपको घुमा ना सके एग्जामिनर, ओके। तो अद्वैत जो फिलॉसफी है वो आदि शंकराचार्य जी की है। अद्वैत फिलॉसफी की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या हुआ, द्वैत होता है डिवीजन, अद्वैत होता है जो डिवीजन को नहीं माने। इन्होंने ये कहा है कि जो हम हैं, जैसे सेल्फ है कोई, मतलब मैं हूं प्लस यूनिवर्स है। इन्होंने ये कहा है कि यूनिवर्स और एक आत्मा अलग नहीं है, ये सारी चीजें कंसोलिडेटेड है, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। मतलब कोई भी मनुष्य का शरीर है वो यूनिवर्स से सेपरेट नहीं है, वो यूनिवर्स का ही पार्ट है, जिसको आप ब्रह्मा भी कह सकते हो हिंदुइज्म में, ठीक है। आत्मा और ब्रह्मा सब क्या है, एक ही है। ये कौन सी फिलॉसफी है, अद्वैत। और जो द्वैत फिलॉसफी है वो इस डिवीजन को मानती है, लेकिन अद्वैत जो कि शंकराचार्य जी की फिलॉसफी है वो इस डिवीजन को नहीं मानती। वो कहती है कि आत्मा और ब्रह्मा, सेल्फ और यूनिवर्स एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 9 साल बाद उत्तराखंड में क्या होगा, दोबारा से पुअर मतलब जो है उनकी काउंट की जाएगी, गरीबों की गिनती की जाएगी। और आपको बताना है कि ये सर्वे किसके स्टैंडर्ड्स पे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स पे किया जाएगा। 2000 अगर मैं बात करूं 11 की, तो ये जो सर्वे था पहले भी 2011 में कंडक्ट करवाया गया था,
और 2011 के सर्वे के बाद ये 9 साल बाद अब किया जा रहा है। 2011 का जो सर्वे है उसमें अगर आपसे पूछा जाए ना कि पुअर डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा कौन सा आया था उत्तराखंड का, तो वो था चंपावत। अब मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है बार बार कि चंपावत का बॉर्डर कौन से कंट्री के साथ लगता है, मैंने बहुत बार बताया। प्लीज डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हों। और अगर मैं पुअर डिस्ट्रिक्ट की बात करती हूँ 2011 के अकॉर्डिंग तो वो चंपावत था। अगर मैं रिच की बात करती हूँ तो वो देहरादून था। आपको ये भी याद रखना है क्योंकि ये रिसेंटली दोबारा से ये जो सर्वे है ना ये दोबारा न्यूज में हाईलाइट हो गया। तो बस आपको ये बताना है कि ये जो 9 साल बाद उत्तराखंड में दोबारा काउंटिंग की जा रही है ये कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके पूरी की जाएगी। लोगो ये मैंने यहाँ पे दिया है, मैंने नाम नहीं मेंशन किया क्योंकि फिर आपको आंसर पता लग जाता। इसका सही आंसर एक्चुअल में क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो 2011 का काउंट हुआ था वो भी यूएनडीपी के स्टैंडर्ड्स पे ही हुआ था, जिसमें कि गरीब डिस्ट्रिक्ट चंपावत था और रिच था देहरादून। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो अभी सर्वे हो रहा है जिसमें हम पुअर को काउंट करेंगे उत्तराखंड में, तो वो यूएनडीपी के स्टैंडर्ड्स पे किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, नए चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ओथ ली है। आपको इनका नाम बताना है, ये आप फोटो में देख पा रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रेगुलरली चल रहे थे। इनका सही नाम क्या है, कौन है ये हैं जस्टिस आर.एस. चौहान। अगर क्वेश्चन आ जाए कि उत्तराखंड के नए चीफ जस्टिस कौन है तो उनका नाम होगा जस्टिस आर.एस. चौहान। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक, ये भी क्यों न्यूज में थे, क्योंकि इन्होंने भी एमपी के चीफ जस्टिस का अभी चार्ज लिया है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो जस्टिस आर.एस. चौहान थे वो अभी उत्तराखंड के चीफ जस्टिस बन गए हैं, उससे पहले वो कौन से स्टेट के चीफ जस्टिस थे, तो सही आंसर होगा तेलंगाना के। ये पहले तेलंगाना के थे और अभी उत्तराखंड के चीफ जस्टिस बना दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आर.एस. चौहान जी ने कौन से चीफ जस्टिस को रिप्लेस किया, मतलब आर.एस. चौहान जी से पहले कौन से चीफ जस्टिस थे उत्तराखंड के, आपको उनका नाम बताना है। तो उनका नाम क्या था, रमेश रंगनाथन। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उनका नाम भी। रमेश रंगनाथन जो थे वो क्या थे, एक्चुअल में पहले चीफ जस्टिस थे उत्तराखंड हाई कोर्ट के, लेकिन अब क्या होगा, जस्टिस आर.एस. चौहान जो हैं वो रमेश रंगनाथन जी को रिप्लेस करके चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड बना दिए गए हैं। जो आपको थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है जस्टिस एन.वी. रमन्ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कौन है, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली ही ओथ लिया है। आपसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो ये 48th सीजीआई हैं। 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, जस्टिस एन.वी. रमन्ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स प्लीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी रिसेंटली टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड में जिनका जन्म हुआ था वो एक हिंदी पोएट जर्नलिस्ट थे, उनकी डेथ हो चुकी है। आपको इनका नाम बताना है, ये गढ़वाल के थे, तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका बर्थ 1948 में हुआ था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको इनका नाम देके ये पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे जर्नलिस्ट थे जिन्होंने कि जनसत्ता और प्रतिपाक्षा न्यूज़पेपर में काम किया, जो कि हिंदी के बहुत फेमस न्यूज़पेपर्स हैं। ठीक है, ये इनकी फोटो आप देख पा रहे हो, इनकी अभी डेथ हो गई है। मंगलेश डबराल इनका नाम है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि मंगलेश डबराल जी का फेमस न्यूज़पेपर बताइए जिनमें इन्होंने काम किया, तो जनसत्ता हो सकता है ऑप्शन में, या फिर प्रतिपक्षा भी हो सकता है, तो दोनों ही सही होंगे। ठीक है, मंगलेश डबराल जी की डेथ हो गई है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, तो ये टेहरी डिस्ट्रिक्ट में थे। उत्तराखंड के टेहरी डिस्ट्रिक्ट में इनका बर्थ हुआ था। हिंदी पोएट जर्नलिस्ट हैं, बहुत फेमस, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे है कि इनको कौन सी रचना के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो दिया गया। ये देखिए, मंगलेश डबराल जी को 2000 में ये अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि कौन से साल में इनको ये अवार्ड दिया गया, 2000 में दिया गया था। साहित्य अकेडमी अवार्ड, कौन सा अवार्ड दिया गया, साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। आपको वो रचना बतानी है जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला। ये देखिए, आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये चारों ही इनकी लिखी हुई रचनाएं हैं। आपको इन चारों का नाम ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पहाड़ पर ललते किनकी रचना है, घर का रास्ता किन्होंने लिखा है, तो ये सब मंगलेश डबराल जी ने लिखा है। और इनको हम जो देखते हैं, इस रचना के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया सन 2000 में। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अगर आप एक बार लिख लोगे तो आपको ये कभी नहीं भूलेंगी।
रादर देन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इससे बेटर होगा। आप रेपिटेटिवली वीडियो को देख के प्लीज अपने नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। मंगलेश डबराल जी की रचना हम जो देखते हैं के लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 2000 में। और बाकी सारी जो आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये सारी रचनाएं भी इन्हीं की हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि आवाज भी एक जगह है, किन्होंने लिखी है, तो ये मंगलेश डबराल जी ने ही लिखी है। और न्यूज़पेपर कौन सा है? जनसत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की स्टेट ने अपना पहला ग्रेविटी डैम प्रोजेक्ट जो है वो बना दिया है। ठीक है, आपको बताना है कि ये कौन सी रिवर पे बनाया जा रहा है। यहाँ पे बस एक हिंट आपको दिया गया है कि ये मसूरी की फुटहिल्स में बनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट भी आपको बताया गया है, इनडायरेक्टली बताया गया है कि ये जो ग्रेविटी डैम प्रोजेक्ट है ये एक्चुअल में क्या करेगा, देहरादून में जो भी वाटर का शॉर्टेज होता है समर्स के टाइम पे उससे रिलीफ देगा। मतलब पानी की सप्लाई जो है उसकी किल्लत हो जाती है देहरादून में इन द समर्स, उस चीज को हटाने के लिए डैम बनाया जाएगा। आप सब जानते हो जब डैम बन जाता है तो उसके पीछे एक लेक बनती है, उस लेक से फिर क्या होगा, गर्मी में अगर पानी की शॉर्टेज हुई तो वहां से पानी की सप्लाई ली जा सकेगी। बस आपको बताना है कि ये कौन सी रिवर पे बनाया जा रहा है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो उत्तराखंड का पहला ग्रेविटी डैम है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, तो उसका आंसर होगा देहरादून। और रिवर कौन सी है? रिवर अनएक्सपेक्टेड है, तो आंसर याद रखना है सोंग रिवर पे ये जो डैम है, पहला ग्रेविटी डैम उत्तराखंड का, वहां पे बनाया जा रहा है सोंग रिवर में। और गांव भी पूछा जा सकता है कि विलेज सौंधना जो है उसमें कौन सी रिवर पे डैम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, तो ये सोंग ही रिवर है, विलेज सौंधना है, डिस्ट्रिक्ट क्या है हमारा? उत्तराखंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सोंग रिवर की थोड़ी सी बात करूं तो ये जो रिवर है ये सूसवा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सूसवा रिवर है ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? गंगा की। ठीक है, तो हमारे लिए इनडायरेक्ट लिंक हमें पता लग गया गंगा से कैसे है। सोंग रिवर सूसवा की ट्रिब्यूटरी है और सूसवा इटसेल्फ गंगा की ट्रिब्यूटरी है। सोंग रिवर पे ये जो डैम है ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है कि ये जो सोंग डैम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, सेंट्रल वाटर कमीशन ने इसका डिजाइन अप्रूव कर दिया है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी इसके लिए अप्रूवल दे दिया है। बस आपको बताना है कि देहरादून में ये जो सोंग रिवर पे डैम है इसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी, ये कितने करोड़ का बनाया जा रहा है। अमाउंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला स्टेट का ग्रेविटी डैम है, तो हर चीज इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1100 करोड़। इंपॉर्टेंट है अमाउंट, 1100 करोड़ में सोंग रिवर पे ये डैम जो है फर्स्ट ग्रेविटी डैम ऑफ उत्तराखंड ये बनाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बस लास्ट में आप चेरी देख लेते हैं हमारे पूरे लेक्चर की। आपको इंपॉर्टेंट डेज कुछ हैं जो पता होने चाहिए दिसंबर के, आधे हम इसमें देखेंगे, आधे अगली वीडियो में देख लेंगे। बहुत रेयर इंपॉर्टेंट है, वही आपको याद रखने हैं। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। पोल्यूशन कंट्रोल डे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब पोल्यूशन का लेवल जो है इंडिया में बहुत ज्यादा बुरे हाल से बढ़ गया है। ठीक है, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। इसको आपको हर हाल में याद रखना है क्योंकि ये न्यूज़पेपर में बड़ा सा पेज आता है जब भी इंडियन नेवी डे होता है। ठीक है, 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट्स डे को सेलिब्रेट करते हैं और 16 दिसंबर को हम विजय दिवस को भी सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विजय दिवस भी। ठीक है, एड्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है, विजय दिवस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी के दिन भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको 3-4 बार देखेंगे, आपको ध्यान रह जाएंगे। ये 16 दिसंबर तक के इंपॉर्टेंट डेज हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।